नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे भारत के चीन प्लान की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने एक पॉडकास्ट में दिए गए इंटरव्यू के आधार पर यह कहा है कि भारत और चीन संबंधों पर विस्तार से चर्चा होती रही है और होनी भी चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच पड़ोसी होने के नाते मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन मतभेदों को टकराव में नहीं बदलना चाहिए। मोदी ने 2020 में गलवान घाटी में हुई घटना पर दुख जताया और बातचीत के जरिए समाधान खोजने की बात कही। उन्होंने भारत की शांति की भूमिका पर जोर दिया। पीएम मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक का जिक्र करते हुए कहा, हालांकि राष्ट्रपति शी के साथ हाल में हुई बैठक के बाद हमने सीमा पर सामान्य स्थिति की वापसी देखी है। हम अब 2020 से पहले की स्थितियों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विश्वास, उत्साह और ऊर्जा वापस आनी चाहिए, लेकिन स्वाभाविक रूप में इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि 5 साल हो गए हैं। मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध नए नहीं हैं, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यताएं प्राचीन हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक दुनिया में भी वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देखें तो सदियों से भारत और चीन ने एक दूसरे से सीखा है। उन्होंने कहा, साथ मिलकर उन्होंने हमेशा किसी न किसी तरह से वैश्विक भलाई में योगदान दिया है। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि एक समय भारत और चीन अकेले दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 50% से अधिक हिस्सा रखते थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों के साथ हमारे संबंध बेहद मजबूत रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम सदियों पीछे मुड़कर देखें तो भारत और चीन के बीच संघर्ष का कोई वास्तविक इतिहास नहीं है। उन्होंने कहा, यह हमेशा एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे को समझने के बारे में रहा है। एक समय चीन में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था और उस दर्शन का उद्भव भारत में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और चीन के संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई है और गलवान घाटी की घटना पर हालांकि पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर अब सामान्य हालात बहाल हो रहे हैं। भारत और चीन के संबंधों की ऐतिहासिक गहराई पर भी उन्होंने यह चर्चा की है और भारत और चीन के बीच, उनके रिश्तों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो बातें कही हैं, क्या यह भारत का एक नया चीन प्लान है? ये समझने और जानने की जरूरत है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ गए हैं। वहीं हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ बीएन झा साहब, ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। झा साहब, शुरुआत आज आपसे। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है उस पॉडकास्ट में, उसकी चर्चाएं सभी जगह हो रही हैं। उसमें बहुत सारी बातें कही। यदि हम भारत और चीन के बीच वाले उस बात के ऊपर गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बातें कुछ अहम कही। उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐतिहासिक तौर पर संघर्ष या फिर लड़ाई या फिर इस तरह का रंजिश का इतिहास नहीं रहा, कहने का उनका यह आशय था। उससे मेरा एक सवाल है सर, तो फिर 1962 का जो चीन युद्ध था, जो भारत के साथ हुआ था, क्या वह संघर्ष नहीं था या हमें और पीछे जाने की जरूरत है? उसके ऊपर आप बताइएगा। और दूसरा, उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब भारत और चीन जीडीपी में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब अभी हालिया दिनों में यदि आप मोटा मोटी आंकड़ों को देखिएगा जहां साहब, तो 20% के आसपास चीन अभी भी कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड जीडीपी में, और इंडिया महज 7-8% करता है। तो वो कहां आगे रह गया और हम कहां पीछे रह गए? इस पर आपका ओपनिंग कमेंट झा साहब। जी नवीन जी, देखिए इसमें
सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा है उसके ऊपर में तो आपसे हमारे को पैनलिस्ट जवाब देंगे, क्योंकि वो विदेश मामलों के जानकार हैं। ठीक है। लेकिन जहां तक मिलिट्री का सवाल है, मैं आपको ये बता दूं कि भारत जो चीन से पहले आजाद हुआ था, लेकिन चीन उस तरह से परतंत्र नहीं था जैसे भारत। भारत को अंग्रेज निचोड़ रहे थे, और उससे पहले भारत को जो विदेशी आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता थे, वो निचोड़ के गए थे। तो भारत लगभग एक बड़े समय कालखंड में निचोड़ा गया हुआ है, चाहे वो इस्लामी आक्रांता हो, चाहे फिर वो अंग्रेज हो। चीन के साथ ऐसा नहीं हुआ है। चीन में भी आधिपत्य था, वहां पे अंग्रेजों का भी आधिपत्य था, जापान का वहां पर आधिपत्य था, लेकिन उस तरह की गुलामी नहीं थी जिस तरह की गुलामी से हम लोग गुजर रहे थे। और यही कारण है कि जिस दिन चीन को ऐसा मौका मिला कि वो बंधन तोड़ के बाहर निकले, वो बंधन तोड़ के बाहर निकले, और सिर्फ बंधन तोड़ के बाहर नहीं निकले कि सबसे पहले उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया, और कुछ जो चीन के इर्द गिर्द जो भूभाग थे उसके पर में कब्जा किया, और बड़े मजबूती से कब्जा किया। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री मतलब दांतों तले उंगली दबा के रह गए, बैठ गए, कुछ कर नहीं पाए। और यहाँ तक कि उनसे वन चाइना पॉलिसी के ऊपर में सिग्नेचर करवाया गया कि आप वन चाइना पॉलिसी को आप फॉलो करेंगे। तो चीन ने अपनी बात भारत से मनवाई ही नहीं, उसके लिए मजबूर किया। और वही चाइना जब 1962 में आया था तो काफी बुलंद होके आया था। ऑफकोर्स 1962 में हमारी जो मिलिट्री जो नीति रही थी भारत सरकार की, सिर्फ मिलिट्री को आप दोष नहीं दे सकते हैं उस रिवर्सल के लिए, लेकिन जो भारत सरकार का जो एक नजरिया था उस लड़ाई को लड़ने का, उसमें तत्कालीन जो सरकार थी वो बहुत कमजोर थी, मतलब मानसिक रूप से कमजोर थी। भारत कमजोर नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रिवर्सल्स में झेली हुई है। बात वहीं पे खत्म नहीं हो गई। आप जरूर कह सकते हैं कि 1967 में हमने ऐसा किया, वो बहुत छोटा सा लिमिटेड एक डिस्प्यूट था जिसके ऊपर में 1971 में 67 में हमने बढ़त बनाई थी। लेकिन जो मानसिक तौर से भारत जो था वो पिछड़ता ही चला गया। भारत में यहाँ पे एक स्थिति बनती गई, सोच बनती गई कि चीन जो है वो धीरे धीरे अब मजबूत हो रहा है, और सही में 80 के दशक में चीन मजबूत होता गया, 90s में मजबूत होता गया, 2000 में मजबूत होता गया। अब यहाँ के कुछ हुक्मरान ऐसे भी थे यूपीए के टाइम में जो चीन से कुछ MOU साइन करके आए, ये पता नहीं कि किस चीज पे साइन करके आए, लेकिन जो भी साइन किया हुआ था उसके पीछे में 5 जो हमने संधि करी थी कि कोई भी जो पक्ष है वो यूनिलैटरल कोई एक्शन नहीं लेगा। दूसरा कि किसी भी तरह से जो एक स्थिति है उस स्थिति को मतलब उसको बिगाड़ा नहीं जाएगा। तो इसके मद्देनजर जो भी चीजें साइन हुई वो तो पन्नों में है, लेकिन उससे जो एक चीज यहाँ पे इंप्रेशन बनी, जो कि एंथनी ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंथनी ने कहा था कि अगर हम वहाँ पे अपने जो सामरिक हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चीन के LAC के इर्द गिर्द, अगर हमने वहाँ पे सड़क बनाए तो चीनी सेना आ जाएंगे। ये मानसिकता जो थी ये बहुत घातक था, और उसी का ये परिणाम है कि चीन ने जहाँ पे अक्साई चीन में कब्जा किया, या बाद में भी जहाँ पे वो अंदर में घुसे, बाद में जहाँ पे हल्की सी कंफ्लिक्ट हुई है या मतांतर हुआ है, वहाँ पे ये जो मनस्थिति थी पिछले सरकारों में ये घर करके गई थी। ये एक चीज और जो हम सबों को अच्छी तरह पता नहीं है, वो ये है कि 2013 का वो इंसिडेंट जिसमें कि जो हमारा दौलत बेग ओल्डी था, वो पूरे एरिया में चीन की सेना आ गई थी और काफी आगे तक चली गई थी, जिसके लिए कि मनमोहन सिंह सरकार को गिड़गिड़ाना पड़ा था, और तब वो पीछे हटे थे, लेकिन सिर्फ आंशिक रूप से पीछे हटे थे। आज के दिन में भी जो प्लेन है वहां पे दौलत बेग ओल्डी के साथ में, वहां पे 450 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में चीनी सेना अब भी 2013 से लेके अभी तक वहां पे डटी हुई है, वहां से वो पीछे नहीं हटे हैं। बाकी जो पेट्रोल पॉइंट आप कर लीजिए, घोघरा पॉइंट कर लीजिए, हॉट स्प्रिंग ले लीजिए,
पेंगोंग का एरिया ले लीजिए, वहां जो हुई थी तो वहां पे वो लोग अभी पीछे हटे हैं, लेकिन जो चीजें उनके पास थी वो हम उनसे वापस नहीं ले पाए। आज के दिन में ये बात जरूर है कि भारत काफी आगे, काफी तेजी से सशक्त हो रहा है ये मिलिट्री के क्षेत्र में। आज की मिलिट्री जो है वो भारत न सिर्फ जमीन के लिए तैयार कर रहा है अपने आप के लिए, अपने सी में, अपने समुद्र में, चाहे वो इंडियन ओशन हो चाहे अरेबियन सी हो, वहां पे अपनी जो साख है वो बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका वहां से पीछे हट गया है। मिलिट्री का ये रूल है, ये मतलब थंब रूल है कि कोई भी एरिया बिना पावर के नहीं रह सकती है। जब अमेरिका ने इस रीजन से विड्रॉ किया था, उसके बाद चीन वहां पे आते गए थे, तो चीन का जो प्रोग्रेशन था उसको चेक करने के लिए भारत को सशक्त होना ही था। और हमें खुशी है आज के दिन में कि भारत काफी सशक्त, काफी तेजी से हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब आप इनके बारे में बात कीजिए। ठीक है झा साहब। अब देखिए, अब संजीव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव साहब, जो की टेक अवेज थी प्रधानमंत्री मोदी की उस पॉडकास्ट में चीन के संदर्भ में, उनमें से बहुत सारी चीजें थी। देखिए, प्राचीन तौर पर बात करें तो हमारी संस्कृतियां एक है, बौद्ध धर्म के लेकर के उन्होंने बात की। उन्होंने इतिहास के पन्ने टटोले कि भाई संघर्ष का बहुत ज्यादा हमारा इतिहास नहीं रहा है, जिसको लेकर के हमने झा साहब से भी अभी बातचीत की, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया। लेकिन सर, इकोनॉमी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या इंडिया भले तेजी से विकास कर रहा है, उन्होंने वो उस सुनहरे दौर का भी जिक्र किया कि भाई जब हम और चीन 50% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करते थे वर्ल्ड जीडीपी में। अभी भी चीन, मेरा ये कहने का मतलब है सर, जिस गति तेजी के साथ चीन ने तरक्की की, क्या भारत उस गति के साथ आगे नहीं बढ़ पाया? और जिस ओर आप बात करते हैं कि आर वी इन अ स्टेट टू डिक्टेट चाइना, या फिर हमें उसके साथ मिलजुल कर एडजस्ट करके कूटनीति के तहत इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए ही आगे बढ़ना होगा? क्या सोच समझकर फूक फूक कर कदम रखने होंगे? प्रधानमंत्री के इस लेटेस्ट एपिसोड और संदर्भ चीन के बारे को आप कैसे देखते हैं श्रीवास्तव साहब? देखिए कुणाल जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक स्टेट्समैन है और एक विश्व नेता है, और उनके विचारों में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के जो विजन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बड़े ही नेक तरीके से, बड़े महान तरीके से सामने आता है। समय समय पर वो अपने विचारों को व्यक्त करते रहते हैं, और जाहिर है कि उनका जो अप्रोच होता है वो एक वसुधैव और कुटुंबकम का होता है। भारत और चाइना के रिश्तों के बारे में जब उन्होंने इस पॉडकास्ट में बात की तो उन्होंने कहा कि परिवार में कई बार स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि कोई भी जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्प्यूट में बदल जाए। और इस अप्रोच के साथ भारत और आज का ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो भारत है वो चाइना के साथ एंगेज कर रहा है। चाइना के साथ हाल के समय में हमारे जो रिश्ते हैं वो सुधरे हैं, और जाहिर है कि जो अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को था जिसको कि चाइना ने बिगाड़ दिया था वो फिर से बहाल हो गया है। और जैसा कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बताया कि जो अन्य जो पुराने इश्यूज हैं, 2013 का जो देवतांग का इशू है या उसके पहले के भी जो इशू, जो अक्साई चीन इत्यादि का जो इशू है, वो जाहिर है कि एक पुराने इश्यूज हैं, लेगेसी इश्यूज हैं, और इसके ऊपर भी निसंदेह मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले वर्षों में इसके बारे में भी अवश्य दोनों देश बातचीत करेंगे। और यदि वो दोनों देश इन विषयों पर भी बातचीत करते हैं तो दोनों देशों के संबंध और अधिक बेहतर होंगे। और मैं यहाँ पर जब मैं संबंधों को परमानेंटली सुधारने की बात कर रहा हूँ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि यदि भारत और चाइना को अपने संबंधों को और अपने जो भी डिफरेंसेस हैं उसको परमानेंटली यदि उसको रिजॉल्व करना है तो इंडिया चाइना जो बॉर्डर एरियाज है, जो LAC है, उसका क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए। और LAC का जब तक क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होता है तब तक दोनों देशों के बीच में समय समय पर मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। हमारी पेट्रोलिंग पार्टी उनके साइड में पहुंच सकती है, उनकी पेट्रोलिंग पार्टी हमारे साइड में पहुंच सकती है, क्योंकि क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। अनेक भ्रम वाली स्थितियां वहां पैदा होती हैं, और ऐसे में ये जो है कई बार विवाद का विषय बन जाता है। तो भारत और चाइना जब एक ऐसे समय में कि जब अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो दोनों ही देशों को इस बात की भी अब कोशिश करनी होगी कि वो अपने जो सीमा के
क्लियर और प्रॉपर जो निर्धारण के संदर्भ में भी बातचीत शुरू करें। मेरा ऐसा मानना है कि ये बातचीत जटिल होगी, एक लंबी प्रक्रिया होगी और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये जो बातचीत है ये अवश्य शुरू होनी चाहिए। और यदि ऐसी सहमति भी बनती है कि सीमा के क्लियर और प्रॉपर निर्धारण के लिए भी बातचीत शुरू होती है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और ये अगर हो जाता है तो जाहिर है कि ये भारत और चाइना के सीमा विवाद का एक परमानेंट सोल्यूशन होगा। और लेकिन इतना कहने के बाद और भी मैं एक या दो बातें और ऐड करना चाहूंगा जो रियलिटी बेस्ड बातें हैं। तो ये है कुणाल जी की एक तो रियलिटी ये है कि भारत और चाइना विश्व के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों मेजर इकोनॉमीज हैं, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि दोनों मिलकर के 50% से भी ज्यादा की जीडीपी कंट्रीब्यूट किया करते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने पिछले 4-5 दशकों में बड़ी प्रगति की है। उसका जो कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर है वो तेज गति से बढ़ा है और भारत कहीं न कहीं उसमें पीछे रह गया है। और उसके लिए हमारी स्वयं की जो नीतियां और अनेक कमजोरियां जिम्मेदार हैं, और कभी हम उसके बारे में अवश्य चर्चा करेंगे आपके शो पे क्या कि वो कौन से फैक्टर्स रहे कि भारत वो उस तरीके से विकास नहीं कर पाया। लेकिन उसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने अनेक जो अवसरों को गंवाया है और उन अवसरों की वजह से आज आप देखिए तो चाइना और भारत की जो इकोनॉमीज में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। चाइना और भारत अगर 5वें स्थान पे है तो चाइना जो है दूसरे स्थान पे है। जाहिर है कि ये जो अंतर है ये बड़ा पावर डिफरेंशियल है और इसको भी हमें समय आने पे भरना होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल के दौरान 2014 के बाद से अब भारत में वो ललक, वो विजन, वो संकल्प दिखाई देता है कि हम भी अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को तेज गति से विकसित करें। हम भी विकसित भारत बनाने की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी को बनने का है और वो मुझे लगता है कि हम इसको जल्द ही हासिल करेंगे। और चाइना और भारत के अगर बॉर्डर एरियाज की मैं बात करूं तो पहले की जो, जैसे कि जहाँ से आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि पहले की सरकारों का अप्रोच होता था कि बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको ज्यादा मत बढ़ाओ क्योंकि उससे चाइना नाराज हो जाएगा, चाइना उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करते हुए आपकी टेरिटरी में आ जाएगा, इत्यादि इत्यादि जो बेहद कमजोर और कैराना मैं कहूंगा सोच थी, उससे भारत निकल चुका है। आज का भारत चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील करता है, चाहे वो गलवान का 2017 की घटना रही हो, चाहे वो डोकलाम की 2017 की घटना रही हो, या गलवान का जो पूरी जो स्थिति सामने आई 2020 में, वो जाहिर है कि वो सारी स्थितियों को भारत ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील किया है। भारत अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को भी उसने किया है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हमने किया है, बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम अब इतने अच्छे तरीके से चल रहा है कुणाल जी कि कई तो सड़कों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है कि आपने 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर सड़कें बना दी हैं। और आप जाहिर है कि भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के माध्यम से भी, क्वाड जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से भी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है। तो आज का जो नया भारत है वो चाइना के साथ अच्छी तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील कर रहा है। और एक अंतिम बात इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि चाइना और भारत के रिश्ते अगर अच्छे होते हैं तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा, इन दोनों देशों की विशाल जनसंख्या के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन चाइना के फेस वैल्यू पे आप भरोसा नहीं कर सकते। चाइना के साथ आपको अगर कोई संबंधों में सुधार लाना है तो चाइना को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ हमें डील करना होगा। अपने मिलिट्री, अपने बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ एक एकताबद्ध तरीके से मिलकर के ही चाइना के साथ हम डील कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, कि हम चाइना के साथ अपने संबंधों को मैनेज कर सकते हैं और ये जो मैनेजमेंट और ये जो संबंधों की बेहतरी है उसको किया जा सकता है, उसके तरीके हैं और उस तरीकों पर ये नया भारत कार्य कर रहा है। ठीक है संजीव साहब ने बिल्कुल सही फरमाया आपने। और चूंकि अब आपने मिलिट्री का जिक्र किया तो अब झा साहब इससे ही जुड़ा एक अहम सवाल है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दौर में जो जवान बॉर्डर्स पे, खासकर जो वही बॉर्डर जो चाइना के साथ लगती है और एक जवान उस बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के साथ रहता है, दोनों के माइंडसेट में क्या कुछ अंतर है? पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे तो जवान आश्वस्त रहते होंगे कि भाई ये हमारा बहुत पुराना वाला दुश्मन है, लेकिन क्या चीन के साथ जो जवान बॉर्डर पे रहते हैं उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि भाई जो पहले तो जमीन था इन्होंने घींच लिया, अभी वाले जो जमीन है इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है, हाथ से निकल जाएगा तो फिर पता नहीं कितने साल तक इंतजार करना पड़ेगा? कुणाल जी, यहाँ पे सोच में फर्क आई है। देखिए, जो NAC था वो ट्रेडिशनली एक लाइन ऑफ
जो निग्लेक्ट होता है वो था। हम जब डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है डायनेमिक ऑफेंसिव डिफेंस, मतलब जिसमें आप चौकन्ने रहते हैं, और दूसरा है होता है पैसिव डिफेंस, कि अगर हमारे तरफ में कोई आए तब हम सोचेंगे कि आगे करना क्या है। क्योंकि जो 5 एग्रीमेंट थे, वो चाहे 93 का एग्रीमेंट हो, 96 का, 2005 का, 2012 का, 2013, सब में मिला जुला के एक ही चीज, एक या दो चीज कही गई है: पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, मोडालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये सब बात करने की चीज है। जो मुद्दा है कि आप जो एलएसी है उसको डिलिमिनेट कीजिए, उसको रेखांकित कीजिए कि ये हमारा बॉर्डर है। वहां पे चीन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। भारत ने कितने बार राजीव गांधी के समय में भी और उसके बाद में भी अपना मैप दिया हुआ है। चीन उसके ऊपर में वो चीन का अपना मैप है। आपने सुना होगा कि अभी हाल के ही पिछले साल ही उसने अरुणाचल के कुछ एरिया को चाइनीज नाम दिया हुआ है। तो ये सब जो गतिविधियां चीन की होती है ये काफी शैलो माइंडेड होती है, और यही चीज जो है कि आपको भरोसा करने लायक नहीं रहती है। देखिए, अगर आपका पड़ोसी भरोसा करने लायक है तो आप काफी आगे बढ़ सकते हैं, आप उसमें विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जब भरोसे के लायक नहीं है तो आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था श्रीवास्तव जी से कि चाइना इतना प्रोग्रेस कर गया, भारत क्यों नहीं? चाइना का जीडीपी इतना है और भारत का इतना नहीं है। देखिए, चाइना जो है वो ऑटोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, जो भी उसको नाम दे दीजिए, पीएलओ को आप, सीसीपी को, वो है चाइना। वो जो चाहता है करता है। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। आप कोई चीज जब साथ में लेके चलते हैं, जब किसी चीज के प्लान बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो कहते हैं ना कि हम लोग 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, वो जो 0.5 फ्रंट वॉर जो यहाँ पे हम अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, ये काफी खतरनाक है। देखिए, आर्थिक रूप से जो ये किसान आंदोलन जब हुआ था, उसमें कितनी क्षति उठानी पड़ी भारत को। वो पूरे एक सवा साल जो उसमें धरना जो रहा था, कितनी क्षति उठानी पड़ी कि किसी को अंदाजा नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें रेल जला दी जाते हैं, फलाना बर्बाद कर दिया जाता है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं सिर्फ मोदी सरकार में नहीं हुई हैं, ट्रेडिशनली चलती आ रही हैं। यहाँ पे एक माइंडसेट वाले जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो हमेशा ही जो मेन स्ट्रीम जो ठीक कह रहे हैं नेशनलिज्म का होता है उससे अलग चलता है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ है वो काफी स्लो है, और इसीलिए हम जो सैन्य क्षमता है हमारी वो वहां पे पीछे रह गए हैं, इकोनॉमी में पीछे रह गए हैं। जहां पे कि आपको शिवपात्र जी बता रहे थे कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, लेकिन कैसे बात करें? देखिए, वन चाइना पॉलिसी में क्या हमने अभी पिछले जब से गलवान हुआ है, हमने एक बार भी हमने ये बात कही है कि वी आर ट्राइंग टू रिव्यू द वन चाइना पॉलिसी? बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमें भी अपने उस हिसाब से दृष्टिकोण के तहत उस चीजों को देखने समझने की जरूरत है भाई, कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। ऐसा तो नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सिर्फ हम ही बैठे हैं और जीतने के लिए कोई और। समय का थोड़ा अभाव है, क्षमा चाहेंगे आप दोनों मेहमान से, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों को रखा, इसके लिए बेहद शुक्रिया। मुद्दा में हम बात कर रहे थे भारत की और चीन की, और चीन से आगे निकलने के भारत के प्लान की। क्या साथ मिलकर होगा या हमें खुद इस प्रतिस्पर्धी दौड़ में खूब आगे तरक्की के साथ बढ़ना होगा? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।